अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ सफ़र मोहब्बत पार्ट 6। सर रमीज़ ने मुझे अबरार और मिशल के निकाहनामे के पेपर थमाए, जिन्हें मैं देखकर हक्की बक्की रह गई थी कि मिशल ने सच में निकाह कर लिया है। उफ मेरे खुदाया, क्या बीतेगी इस लड़की के घर वालों पर। लीगल तरीके से निकाह कोई जुर्म नहीं था, लेकिन बंदा भी तो अगला अच्छा होना चाहिए जिससे निकाह किया जा रहा है या जिससे निकाह किया गया है। ईशा और समीरा भी सर रमीज़ के ऑफिस में ही थे, और वो लड़की जो उस दिन अबरार के साथ देखी गई थी, सर की स्टूडेंट, वो भी ऑफिस में ही आ गई थी एक नए सबूत के साथ। और वो सबूत ये था कि अबरार ने एक और जगह भी निकाह कर रखा था। ये अबरार जिससे भी दोस्ती करता था, कुछ अरसे के बाद लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर देता था। अगला टारगेट सर की यही स्टूडेंट थी। अबरार इस लड़की इरम को भी प्रपोज कर चुका था। अबरार को रंगे हाथों पकड़ने के लिए इरम उसे हाँ कर चुकी थी। मैं हैरान थी कि ये लड़का अबरार ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। आखिर वो चाहता क्या था। मुझे तो जहनी मरीज लगता था। खैर, अब वक्त आ गया था अबरार को पकड़ने का, और वो भी पूरे सबूतों और गवाहों के साथ। यूनिवर्सिटी से घर आते ही मैंने सारी बातें आज दादाजी को बता दी थी, अबरार और मिशल के निकाह के बारे में भी। वो भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गए थे। दादाजी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये सब कुछ एहसन को कैसे बताऊं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही है। मैं इस मामले में कभी भी ना तड़पती, कभी भी ना पड़ती, अगर बात एहसन के ख़ानदान की ना होती। एहसन से जुड़ा मुझे हर रिश्ता अजीज़ है। मैं नहीं चाहती उनके ख़ानदान की बदनामी हो, बल्कि मैं चाहती हूँ इससे पहले कि मिशेल उस लड़के के साथ कहीं भी भागे, हमें उससे पहले ही उसे रोक लेना चाहिए। दादाजी ने मुझे अपने साथ लगाते हुए प्यार दिया, मेरी प्यारी सलवा बेटी। नहीं, एहसन की मोहब्बत बोल रही है। एहसन है भी तो इतना अच्छा, हर कोई उसे पसंद करता है। सलवा बेटा, तुम किसी दिन मौका देखकर एहसन से बात करो और इस सारे मामले के मुतालिक उसे आगाह करो जल्द से जल्द। मैं इस बात में सर हिलाते हुए दादाजी की तरफ देखने लग गई, जो मुझसे भी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने सोच लिया था कि किसी दिन मौका देकर एहसन को सब कुछ बता दूंगी, या फिर मेरा ख्याल है एहसन के घर जब जाऊंगी तो सब कुछ उन्हें बता दूंगी, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो मिशेल को घर से बाहर कदम रखने के लिए रखने से रोक ले। मुझे बस कोई समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं और कहां से बताना शुरू करूंगी एहसन को और उसके घर वालों को। इसी सोच में गुम थी कि दादाजी की आवाज़ और मैं उनकी बात सुनने चली गई। मैं सबके लिए चाय बना रही थी। आज एहसन भी घर पर आए हुए थे और सबके साथ हमेशा की तरह अच्छे अंदाज में ही बात कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों मुझे उनका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी बेचैनी थी उनके चेहरे पर, जिसके कई रंग थे। इनमें चाय सब मैंने चाय सबके आगे पेश की और अपना कप लेकर बाहर लॉन में चली आई। कप टेबल पर रखकर मैं फूलों की क्यारियों की तरफ चली गई। क्यारियों में से पौधों के कई पत्ते इस कदर पीले हो चुके थे कि वो मुरझाकर खुद ही नीचे गिर चुके थे। मैं पीले मुरझाए हुए पत्ते उतार रही थी कि पीछे से एहसन पता नहीं कब के खड़े ये सब कुछ देख रहे थे और बोले, मुरझाई हुई चीज़ें अच्छी नहीं होती सलवा। मुझे एहसन की इस कही हुई बात पर बहुत हैरानी हुई। खामोशी से वो कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे। मैं एहसन को देख रही थी। कुर्सी के साथ सर लगाए, आंखें बंद किए वो बैठे हुए थे, जिससे बरसों से कोई मुसाफिर चल रहा हो और उसे बैठने को जगह अब मिली हो कई मुद्दत बाद। एहसन की बंद आँखों में भी मुझे तकलीफ देने वाली नमी नज़र आ रही थी। उनका चेहरा उन पीले पत्तों की माने मुरझाया हुआ लग रहा था और जिस्म थकन से चूर था। मैंने खुद ही इस खामोशी को तोड़ना मुनासिब समझा। एहसन, आप ठीक तो है ना? इतनी सी बात पूछने के लिए मेरा दिल दहल कर रह गया था। मेरे अंदर बहुत कुछ टूट कर रह गया था, जैसे कुछ ठीक नहीं होने वाला। सलवा, क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो? मैं एहसन की इस बात को सुनकर कितनी देर किसी मुजस्समे की तरह खड़ी रही। एहसन ने आज तक मुझे ये बात वाज़ेह नहीं होने दी थी कि उन्हें बहुत मोहब्बत है मुझसे। मैंने उनकी मोहब्बत को महसूस किया था। मैंने उनकी मोहब्बत की चाह की थी। मैंने उन्हें अपना माना था। लेकिन एहसन के इस सवाल पर मैं कुछ भी तो समझ नहीं पा रही थी। मैं भी कुर्सी पर आकर बैठ चुकी थी। चाय मेरी बर्फ़ की तरह ठंडी हो गई थी। मैं कुछ देर की खामोशी के बाद एहसन की बात का जवाब देने लगी। एहसन, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। एहसन ने आंखें खोलते हुए मेरी जानिब देखा। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उनकी लाल आंखें देखकर मेरा दिल रो देने को था। मैंने एहसन को कभी रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन वो रोते रहे सारी रात, सारा दिन। लेकिन क्यों? मेरे अंदर बहुत सवाल जमा हुए थे एहसन को लेकर।
एहसन ने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और पता नहीं कितनी सारी बातों का बोझ अपने दिल के अंदर लिए उठकर बाहर गेट की तरफ चले गए। मेरी आंखों से गिरने वाले आंसू मुझसे कितनी बातों के सवाल जानना चाह रहे थे। मैं अपने हाथ को देख रही थी जिसके ऊपर अभी तक एहसन के हाथ का लम्स चमक रहा था। साथ पड़ी हुई ठंडी चाय का कप मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। इरम जो सर रमीज़ की स्टूडेंट थी वो आज एक नई खबर के साथ हमारे सामने बैठी हुई थी। मुझे तो एहसन के उस दिन जाने के बाद कोई भी किसी भी तरह का सुकून नहीं था। अजीब बेचैनी और वह हमें दिल को जकड़ कर बैठे हुए थे। दिल बहुत परेशान था। एहसन ने अपने घर की बातें कभी भी मुझे नहीं बताई थी। वो बंदा सारी मजबूरियाँ और दुख सिर्फ अपने अंदर ही रखने का आदी था। इरम सारी बातें हम लोगों के आगे बयां कर रही थी। अबरार का अगला पर इरादा पाकिस्तान से भागने को था। वो किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि उसका वीज़ा भी आ चुका था। सर और सर और इस बात की भी खबर मिली है मुझे कि वीज़ा उस अकेले का लगा है। मिशेल उस सारे मामले में बस उसका मोहरा ही रही है, या आप कह सकते हैं कि वो लड़की उसके लिए कोई ख़जाने की तिजोरी बनी थी। मैं इरम की सारी बातें सुन तो रही थी लेकिन मेरा ध्यान और सोच एहसन की तरफ था। वो क्यों मुझे अपने दुख में शरीक नहीं करते? नहीं, ऐसी क्या परेशानी है उन्हें जो मुझसे ये बात पूछने पर मजबूर कर गई है? सलमा मेरे बगैर रह सकती हो? ये फ़िक्रा मैं जब जब याद करती मेरे लिए तकलीफ़ का बास बनता था। मेरी सोच बहुत गहराई तक जा रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली हो। ये सारी बातें सोचकर मेरा दिल बहुत परेशान था। मैं एहसन से बात करूँगी, उनसे पूछूँगी कि आखिर बात क्या है, मुझे कुछ तो बताएं। यही पूछने के लिए मैंने मोबाइल निकाला और एहसन का नंबर डायल करने लगी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से एहसन ने मेरे सलाम का जवाब दिया। उनकी आवाज़ सुनकर एक पल को मेरा दिल डूब कर रह गया था। एहसन की आवाज़ लग ही नहीं रही थी, बहुत थकी हुई और परेशान आवाज़ थी। इससे पहले मैं और कुछ कहती वो खुद ही बोले, सलवा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। एहसन आप कहाँ थे? कोई खैर आफियत भी ना बताई आपने। क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? सब कुछ दिल में ही दबा कर तो कहीं गायब हो गए आप। वो एक फ़िक्रा मेरी जान ले लेगा एहसन। आपने क्यों ऐसे कहा था मुझे? आखिर बात क्या है? प्लीज़ मुझे बताएं तो। सलवा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, यही समझो कि मैं मजबूर और बेबस हूँ बहुत। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ सलवा, मैं बेवफा इंसान हूँ। दोनों तरफ खामोशी छा चुकी थी। एहसन क्या मजबूरी मोहब्बत से बढ़कर है? दूसरी तरफ एक तवील खामोशी छा चुकी थी। एहसन ने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया था। खामोशी के अंदर आवाज़ का रस भरा था। एहसन ने बोलना शुरू किया, सलवा मुझ जैसे बेहिस और बेवफा इंसान से तुम्हें उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए थी। मैं तो मोहब्बत को परवान भी ना चढ़ा पाया और मोहब्बत को रास्ते में ही अधूरा छोड़कर भाग रहा हूँ। मेरी मोहब्बत सफ़र मोहब्बत बनकर रह जाएगी, जो शायद सफ़र में ही गुज़र तुमसे दूर कहीं, जहाँ मेरा एक कोई नामो निशान नहीं होगा, कोई वजूद नहीं होगा। सलवा मुझ जैसे बेवफा और धोखेबाज को कभी भूलना मत। अल्लाह हाफिज़। मैं आंखों से आंसू लिए बोझिल कदम उठाते हुए ऑफिस से निकल आई थी। फ़ोन बंद हो चुका था। आज एक हफ्ता गुजर चुका था मेरी और एहसन से बात को। वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे थे, छुप कर बैठ गए थे कहीं। एक दफ़ा नहीं सोचा कि हाल ही पूछ लूँ। अपनी मजबूरी अपने अंदर ही छुपा कर मुझे छोड़ कर जा चुका था वो। अबरार के भागने और मिशेल के घर छोड़कर जाने के सारे सबूत इकट्ठे हो गए थे, लेकिन अब कैसे बताऊं उस शख्स को जिसने मोहब्बत के दो बोल भी ना सुने और चला गया बिना कुछ सुने, बिना कुछ बताए। पर मैं किसी तरीके से सारी बातें एहसन को बताऊंगी ज़रूर, चाहे उसके लिए मुझे उसके घर ही क्यों ना जाना पड़े। मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। मैंने अगर ये बात एहसन को ना बताई तो मिशेल घर से भाग निकलेगी। मेरे घर का दरवाज़ा खोलकर दादाजी अंदर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर दादाजी अंदर दाखिल हुए थे। सलवा मेरी बेटी, मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान हो। क्या बात है बेटा? नहीं दादाजी, कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ। वही बस मिशेल वाली बात को लेकर थोड़ी परेशान हूँ। बस मिशेल वाली बात पर, या फिर और भी कोई बात है? दादाजी मुझसे ऐसे सवाल कर रहे थे जैसे वो सब कुछ जानते थे। नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इतना कहकर खामोश रहने में ही गनीमत समझ रही थी। सलवा एहसन की शादी है 2 दिन बाद। यक के बाद दिगरे मेरे सर पर बमों की बरसात हुई थी। मेरी आंखें धुंधला चुकी थी। दादाजी ने मुझे वो बात सुनाई थी जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। दादाजी ने फ़ौरन मुझे अपने साथ लगाया था। काफ़ी देर मेरे आंसू बरसते रहे थे। मैं जब कुछ बोलने की काबिल हुई
तो मुझे एक ही फिक्र खाए जा रही थी, दादाजी निकाह पर निकाह कैसे? सलवा एहसन को सारी बात से आगाह करो बच्चे, जितनी जल्दी हो सके। एहसन से बात करो, वो बहुत परेशान है। दादाजी मुझे इतनी बड़ी खबर देकर कमरे से जा चुके थे और मैं यही सोचती रह गई कि परेशानी क्या होती है। आंसू एक बार फिर आंखों में रस घोलना शुरू हो गए थे। मुझे सुबह से सबके मैसेजेस वसूल हो रहे थे कि सलवा एहसन की शादी है, लेकिन ये कैसे मुमकिन था। कहीं से कुछ मैसेजेस आ रहे थे, कहीं से कुछ। मैं पढ़ पढ़ कर तंग आ चुकी थी ये पैगामात। रिजवान भाई को किसी भी बात की खबर नहीं थी। मिशेल के हवाले से वो उल्टा इस बात का गुस्सा कर रहे थे कि एहसन इस तरह नहीं कर सकता, उम्मीदें किसी और को दिखाकर बारात कहीं और लेकर जा रहा है। अफसोस है मुझे एहसन की इस हरकत पर। रिजवान भाई का मैसेज पढ़कर मुझे खुद भी दुख हुआ था। मुझे अब कुछ समझ आने लग गई थी कि एहसन की मजबूरी क्या थी। हम दोनों मोहब्बत के इस सफ़र में चल रहे थे जहाँ एक दूसरे का हाथ थामने वाला कोई भी नहीं था। ना एहसन सलवा का हाथ थाम पाया क्योंकि वो मजबूर था, और मुझे इस मजबूरी से खौफ आने लग गया था, जो इतनी खुदगर्ज थी कि मैं उसे नज़र भी ना आई। धुंधला कर रह गया मेरा अक्स उस मजबूरी के सामने, और मैं तो बेबस होकर रह चुकी थी क्योंकि वो छोड़ गया था मुझे। मेरे आंसू इतने कमज़ोर क्यों हैं? एहसन की बात पर भागे चले आते हैं। मैं क्यों रोती रहूं उस इंसान के लिए जो मेरा कभी था ही नहीं? दिल बस ये मानने पर राज़ी नहीं हो पा रहा था। आज एहसन की मेहंदी की रस्म थी जो कि दुनिया की नज़रों तक ही महदूद थी। बस कुछ हद तक गलती मेरी भी थी। ये सब कुछ होने से पहले पहले मुझे एहसन को सब कुछ बता देना चाहिए था, ताकि दुनिया और लोगों की नज़रों में इज्जत का तमाशा न बनता। मिशेल इस हद तक गिर जाएगी मैंने सोचा नहीं था। आज मैंने दिल में तय कर लिया था कि एहसन के घर जाकर सारी सच्चाई बता दूं कि तुम इस लड़की से निकाह करने जा रहे हो जो पहले से निकाह कर चुकी है और फरार होने के चक्करों में है। मैंने बैग कंधे पर डाला, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर गेट की तरफ बढ़ गई जहां गाड़ी खड़ी थी। मैं कहाँ जा रही हूँ इस बात की खबर बस दादाजी को थी। गाड़ी स्टार्ट की और एहसन के घर को जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। एहसन का घर आ चुका था। मैं आज पहली दफ़ा एहसन के घर आई थी। एहसन ने ही मुझे बाहर से अपना घर दिखा रखा था, लेकिन घर के अंदर कभी नहीं लेकर गए थे। एहसन ने मुझे हमेशा यही कहा था कि तुम्हें इसी घर में एक ही दफ़ा लेकर आऊँगा ब्याह करके। मैं एहसन की मजबूरियों और लाचारियों के बावजूद आज उसके घर के बाहर खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी अंदर जाकर कैसे और कहाँ से बात शुरू करनी है। एहसन के माँ बाप का रवैया कैसा होगा मेरे साथ, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस ये सब कुछ किसी तरीके उन्हें बताना था। उनके ख़ानदान पर उंगली उठने से पहले ये सब कुछ रोकना था मुझे। मैंने आगे बढ़ते हुए डोरबेल बजा, यही सोच रही थी कि वो दिल में बसने वाला ही दरवाज़ा खोले, और शायद कबूलियत की घड़ी थी। दरवाज़ा एहसन ने ही खोला था। एहसन का चेहरा देखकर मेरा दिल बहुत ज़ोर से तड़पा था। बाल बिखरे हुए, आंखें सुर्ख और थकी हुई, होठों पर सकरी जमी हुई थी जैसे कई वर्षों से प्यासा हो। मुझे देखकर बहुत हैरान हुए। सलवा, तुम? मैंने अपने चेहरे की उदासी छुपाते हुए सलाम किया। मेरे सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने मुझे फ़ौरन अंदर आने को कहा था, जैसे किसी के डर से या चुपके से मुझे अंदर आने को कह रहे हों। एहसन मुझे अपने साथ घर के ड्राइंग रूम में लेकर आए थे। फर्नीचर से भरा हुआ और बहुत खूबसूरती से सजाया गया कमरा था। मैं सोफे पर बैठ गई थी। कितनी देर तक एहसन मुझे देखते रहे थे, जैसे वो बहुत सारी बातें करना चाह रहे थे, लेकिन कोई बात वो कर नहीं पा रहे थे। काफ़ी देर की खामोशी के बाद वो उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए थे। उनके मुंह से अगर कोई बात निकली भी थी तो वो ये थी कि सलवा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एहसन की ये बात सुनकर छिन से कोई चीज़ मेरे अंदर टूटी थी। वो शायद दिल था जो पिछले कई रोज़ से बार बार टूट रहा था। मैंने अपने आंसू रोकते हुए एहसन को कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं इसलिए आपके घर आई हूँ ताकि आपको सब कुछ बता सकूँ, और आपके घर वालों को भी। मैंने अभी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि गरजदार आवाज़ के साथ एक खातून अंदर दाखिल हुई। वो शायद एहसन की अम्मी थी। मैंने खुद से ही उस बात का अंदाज़ा लगा लिया था। आंटी सीधा मेरी तरफ ही आई थी। मैंने फ़ौरन सलाम किया। ए लड़की, तुम ज़्यादा पारसा ना बनो। मुझे पता है तुम कितनी नेक बीवी हो। चाहती क्या हो? क्यों आई हो मेरे घर? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ गई हो हाथ धोकर? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? ये सारी बातें सुनकर मेरी रूह तक काँप गई थी। मुझे समझ नहीं आई कि मुझे किस बात पर ये सारी बातें सुनाई गई है या सुनाई जा रही है। मैं एहतरामन फिर भी चुप रही कि वो एहसन की माँ थी। एहसन ने अपनी माँ को चुप करवाया था। अम्मी, मैंने आपकी हर बात मानी है।
आपकी कस्में पूरी की है, आपका बेटा होने के नाते आपके हर हक अदा किए, यहाँ तक कि आपने प्यार की कुर्बानी दे दी। आपकी इस बदतमीज़ और जाहिल भतीजी के लिए उन सब के बावजूद आप सलवा की क्यों बेइज्जती कर रही हैं? प्लीज़ मुझे और सलवा को कुछ देर अकेला छोड़ दें आप। आज इसके आज उसके हसीन कदम मेरे घर की तरफ उठकर आ ही गए हैं, तो खुदा का वास्ता है आपको, हम दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। एहसन की आंखों में आंसू थे। मैंने एहसन को पहली दफ़ा रोते देखा था। मुझे अब समझ आई थी कि एहसन की क्या मजबूरी थी। मैंने अपने आंसुओं पर नकाब का लिबादा ओढ़ रखा था, क्योंकि मैं एहसन के सामने रोना नहीं चाहती थी। मैं तुम दोनों को अकेला तो छोड़कर नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे इस लड़की पर भरोसा नहीं है जिसने मेरे बेटे को अपने जाल में फांस रखा है। एहसन की अम्मी के लफ्ज़ एक दफ़ा फिर दिल को छलनी कर गए थे। वो कितनी नफ़रत रखती थी अपने अंदर मेरे लिए। मैंने उनके लफ्ज़ों को फिर भी बर्दाश्त कर लिया। एहसन कोई बात नहीं, आप आंटी को यहीं रहने दें, मैं आंटी के सामने ही सारी बातें बताऊंगी। मेरी आवाज़ लड़खड़ाई हुई थी, आंसुओं के घूंट अटक अटक कर मेरे गले से नीचे उतर रहे थे। मैंने अपने दिमाग को सुकून में लाते हुए बात करना शुरू की। एहसन, बहुत दिनों से मैं ये सारी बातें आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिला, ना ही कोई मुनासिब वक्त पल मिल पाया कि मैं आपको ये सारी बातें बता सकूँ। दरअसल बात यह है कि यहाँ आकर मैं रुक गई थी, क्योंकि एहसन की सुर्ख पड़ती आंखें मुझे बोलने नहीं दे रही थी। मेरा दिल कर रहा था भाग कर एहसन के सीने से लगकर अपने सारे आंसू बहा दूँ और कहूँ कि मुझे कभी मत छोड़ना। है लड़की, आगे बोल भी, क्या पहेलियाँ बुझा रही हो? और मेरे बेटे को भी इन्हीं पहेलियों में उलझा रखा है तुमने। एहसन की अम्मी के लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कड़वे थे, जिन्हें सहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मामला यहाँ मोहब्बत का था। एहसन मिशेल पहले से ही निकाह कर चुकी है, यूनिवर्सिटी में एक अय्याश लड़के के साथ। मेरी ये बात सुनकर एहसन का चेहरा जर्द पड़ चुका था। ये लड़की, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मेरे बेटे को अपनाने के चक्करों में तुम इस हद तक भी जा सकती हो? देख लो एहसन बेटा, मैं ना कहती थी कि ये लड़की बस तुम्हें फांस रही है, इसे कोई प्यार व्यार नहीं है तुमसे। निकालो इस लड़की को घर से बाहर, वरना मैं धक्के देकर इसे इस घर से बाहर फेंक दूंगी। मैं रो पड़ी थी। इतनी बेइज्जती क्यों हो गई थी कि अब आंसुओं पर जब्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं बोझल कदमों के साथ उठी और एहसन के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने अपने बैग में से मिशेल और अबरार का निकाहनामा और उनके निकाह की कुछ तस्वीरें निकाली, ताकि सबूत के तौर पर एहसन को दिखा सकूं। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि इस घर से अभी मुझे और ज़्यादा बुरे अल्फाज सुनने पड़ेंगे, और सच में रुसवा होकर और जलील होकर मैं उस घर से निकलूंगी। एहसन के होते हुए मैं यहाँ अपने आप को महफूज समझ रही थी कि एहसन मेरे साथ और ज़्यादा बुरा नहीं होने देंगे। आगे क्या होने वाला था, इस बात से मैं खुद भी बेखबर थी। एहसन मिशेल निकाह तो कर चुकी है, पर वो आज घर से भी भागने वाली है। उसे घर से निकलने से रोक ले। मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ आई हूँ कि लोगों की उठती हुई उंगलियों से आप बच सके। एहसन, मुझे आपसे प्यार है और मैं आपकी इज्जत करती हूँ। मेरे लफ्ज़ में अभी मेरे लबों के अंदर ही थे कि एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल को हिलाकर रख गया था। मेरे होशो हवास कहीं गुम हो गए थे। आंसू मेरी आंखों से गिरकर मेरे दामन को भी भिगो चुके थे। मैं बेबस खड़ी थी, जिसकी छाँव के सहारे मैं अपने आप को महफूज समझ रही थी, उसी की छाँव से मुझे डर लगने लग गया था। वो आज के दिन बस एक तमाशाई था जो अपनी सलवा को रुसवा कर गया था। अम्मी, ये अब क्या कर रही है? आपने सलवा को थप्पड़ क्यों मारा? एहसन, मैं तुम्हें कह रही हूँ, इस लड़की को घर से बाहर निकालो। बेहया लड़की, पहले तो घर में घुस आई और ऊपर से झूठी बातें सुनाए जा रही है हमें। मेरा अब यहाँ रुकना बहुत मुश्किल था। मैं समझ गई थी एहसन बहुत कमज़ोर इंसान था अपनी माँ के आगे। आंसुओं से मेरी आंखें धुंधला चुकी थी। सलवा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे पाने की खातिर इतने झूठ बोलोगी। मिशेल के बारे में मिशेल के बारे में तुम इतना गलत भी बोल सकती हो? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार लड़की समझता रहा हूँ, पर तुम तो प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। एहसन, आपने भी मुझे गलत समझा। एहसन ने मेरी कोई बात न सुनी, मेरी किसी बात पर यकीन ना किया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इससे पहले कि अपनी इस बेइज्जती पर और अपनी इस बेहिस मोहब्बत के यकीन ना करने पर यहीं गिर जाती, मैंने अपने कदमों को बाहर की तरफ रुक कर लिया। मैंने निकलते हुए वो तस्वीरें और निकाहनामा टेबल पर रख दिया था कि शायद यही मेरी सच्चाई बयान कर सके। मैं रोते हुए उस घर से निकली थी जहाँ मैंने हमेशा रहने की दुनिया सजाई थी। मुझे मोहब्बत से खौफ आने लग गया था। गाड़ी एहसन के घर के सामने ही खड़ी थी। मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया था। आज मुझे पैदल ही चलते जाना था। अपने आंसू मैंने कदम कदम पर बिछाते जाने थे, ताकि मेरे ये सच्चे आंसू
लोगों के पैरों में रौंदे रौंदे जा, ये कीमती नहीं रहे थे, बहुत सस्ते हो गए थे। इन चलते हुए बेजान कदमों में मुझे मोहसिन नकवी की गज़ल याद आ रही थी। वो कौन लोग थे, उनका पता तो करना था। मरे मेरे लहू में नहाकर जिन्हें निखरना था। ये क्या किया कि लौट लौट भी आए शराब देख ले लोग। वो तिश्नगी थी कि पाताल तक उतरना था। गली का शोर डराएगा देर तक मुझको। मैं सोचता हूँ दरीचों को दाना करना था। ये तुमने उंगलियां कैसे निगार कर ली है। मुझे तो खैर लकीरों में रंग भी भरना था। वो होठ थे कि शफक में नहाई किरणें थी। वो आँख थी कि खुश्क पानियों का झरना था। गुलों की बात कभी राज रह न सकी थी कि महक निगहतों को तो हर राह से गुजरना था। खिजा की धूप से शिकवा फजूल है मोहसिन, मैं यूं भी फूल था, आखिर मुझे बिखरना था। मुझे किसी बात का गिला नहीं था। मुझे उस शख्स उसके एहसन तो महज इसके एहसन तो मुझ पर यकीन करते हो मोहब्बत के मैदान से इतनी जल्दी हार गए। मैं मोहब्बत के मैदान के बिल्कुल दरमियान खड़ी रही, जहाँ मेरी इज्जत को भी बुरा भला कहा गया और मुझ पर भी बेहयाई के ताने मारे गए थे। पैदल चलते हुए मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरे ऊपर बातें बना रही हो कि मैं एक बुरी लड़की हूँ। मेरी मोहब्बत के घर से मैं बेहया होने का लक़ब लेकर निकली थी। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आंसू बार बार मेरे गालों को भिगो रहे थे। हाथों से अपने आंसू पोंछ रही थी कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आई, मेरे आंसुओं के साथ मुझे भी बहा कर ले गई थी। धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। गाड़ी से एक चेहरे ने बाहर देखा। हाँ, वो मिशल ही तो थी। लोगों का मजमा इकट्ठा हो चुका था। खिजा की धूप से शिकवा फजूल है मोहसिन, मैं यूं भी फूल था, आखिर मुझे बिखरना था। मैं अभी तक वहीं बैठा हुआ था। मैं इतना बुरा हूँ, इतना बेमुरव्वत हूँ। मैंने अपने प्यार को परवान चढ़ाने की बजाय उसे ज़मीन के अंदर दफन कर दिया था। मैंने बहुत बुरा किया सलवा के साथ। अचानक मेरी नज़र उस लिफाफे पर पड़ी थी जो कुछ देर पहले सलवा छोड़ कर गई थी। टेबल पर से लिफाफा उठाकर मैंने खोला। तस्वीर और मिशल का निकाहनामा देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं किस कदर जज्बाती इंसान हूँ। उफ मेरे खुदाया, मुझसे कितनी बड़ी गलती सरजद हो गई है। मैं सर पकड़कर बैठ गया। अम्मी भागती हुई कमरे में आई थी। एहसन बेटा, वो सलवा सच्ची थी। मिशल घर से भाग गई है। मैं दहाड़े मार कर रोने लग गया। दिल की भड़ास ऊंची आवाज़ से निकाली थी। एक दीवार से टकरा कर मेरी आवाज़ दूसरी दीवार से टकरा रही थी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। अम्मा, मेरी सलवा। अम्मी मुझे चुप करवाने में लगी हुई थी। अम्मी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा अम्मी। आपने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। मेरे पास ना आए अम्मी। अब्बू भी कमरे में आ गए थे। मैं भागता हुआ उनसे लपका था। अब्बू, क्या माएँ ऐसी होती है जो अपने ही बच्चों के घर उजाड़ देती है। एहसन मेरे बेटे, चुप कर जाओ। सलवा के दादा अब्बू का फ़ोन आया था। वो सलवा, अब्बू बताए ना, क्या सलवा को। बेटा, सलवा का एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मेरे होश हवास बेकार हो गए थे। मेरा दिल खून के आंसू बहा रहा था। कयामत पर कयामत टूटी थी आज मुझ पर, और अदब भी ना कर पाया। मैं अपनी मोहब्बत का भागता हुआ अस्पताल के लिए निकला था। मैं अस्पताल पहुंचते ही मुझे पहला चेहरा मिशेल का नज़र आया था। ये क्या कर रही है यहाँ। उसके पास पहुंचकर मैंने उसे थप्पड़ रसीद किया था। तुमने ही मेरी सलवा को इस हालत में पहुंचाया है। चली जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर। नफरत है मुझे तुमसे। दादाजी ने मुझे पकड़कर अपने साथ लगा लिया था। एहसन मेरे बच्चे, तुम और सलवा मुझे बहुत प्यारे हो। सलवा के लिए दुआ करो, उसे तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। तुम एक बहादुर लड़के हो। औरत पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। दादाजी की ये बातें बता रही थी कि वो कितने परेशान थे। परेशानी में भी उन्होंने अपने आप को संभाला हुआ था। दादाजी, औरत पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं, लेकिन वो एक औरत है। वो ये बात भूल गई। उसे पता ही नहीं औरत क्या होती है। औरत इज्जत करवाने के लायक होती है, लेकिन ये छी। एहसन मेरे बच्चे, कोई भूला हुआ रात को वापस लौट आए तो उसे धुतकारने से अच्छा है अपना लिया जाए। मिशल भी वैसे ही भटक गई थी। उसे माफ़ कर दो। दादाजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे सलवा का बताए वो कहाँ है। एहसन, पहले तुम मिशल के बारे में सुनो। ये तुम्हारे घर की इज्जत है। और दादाजी, सलवा मेरी इज्जत है, एहसन की इज्जत है।
मुझे मिशेल से कोई लेना देना नहीं, ये घर आ जाए या कहीं भाग जाए। मिशेल को अबरार की सच्चाई का इल्म हो गया था कि वो एक झूठा और फ्रॉड इंसान था। पुलिस ने अबरार को पकड़कर बहुत सारी लड़कियों की जान बचा ली थी, जिनमें से एक मिशेल भी थी। मिशेल को अपने किए पर बहुत पछतावा था। दादाजी अपने होश में नहीं थे। मैं जब भी सलवा का जिक्र छेड़ता वो बात बदल देते थे, जैसे वो इस बात को मानने पर राजी ही नहीं थे कि सलवा का एक्सीडेंट हो चुका है। वार्ड के बाहर ग्लास डोर से मैं सलवा को देख पाया था। मेरी आंखें सलवा के लिए चीख रही थी, मेरे होंठ मुझको कोस रहे थे। सलवा ने मेरे कितनी तरले मन्नतें की थी। एहसन, मेरी बात का यकीन करें, मैंने सलवा की एक ना सुनी। मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। सलवा, मैं तुम्हारे लायक नहीं। सलवा, तुम्हारी पाकीज़ा मोहब्बत मुझ जैसे बेपरवाह इंसान के लायक नहीं। मुझे माफ़ कर देना। आंसू थमने को तैयार ना थे। मेरी मोहब्बत बेसुध पड़ी थी। मेरे कांधे पर किसी ने हाथ रखा और वो दादाजी थे। मैं उनसे लिपट कर बहुत रोया, बहुत रोया। मेरे पास रोने के सिवा और पछताने के सिवा कुछ था ही नहीं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। दादाजी, आप मुझे रोकिए मत। मैं ऐसा बदकिस्मत इंसान हूँ जिसने सलवा की पाकीज़ा मोहब्बत को ठुकराया है। मैं समझता था मैं दुनिया का कोई बहुत ही समझदार इंसान हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो वो इंसान हूँ जो दूसरों पर बस रौब ही डाल सकता है। मैं समझता था मेरी माँ मेरी मोहब्बत को प्यार और नरमी से अपनी झोली में डाल कर ले आएगी अपने घर पर। नहीं, पर नहीं दादाजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सलवा से बहुत दूर चला जाऊंगा। उसे और दुखों में नहीं घेर सकता मैं। दादाजी, मुझसे एक वादा करें। मैंने रोते हुए दादाजी के हाथ अपने हाथों में पकड़कर उनसे एक अहद लिया कि वो सलवा को कभी नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ से होकर गया था। सलवा को जब होश आए तो वो मुझसे नफ़रत कर ले, बहुत ज़्यादा नफ़रत कर ले। मैं इसी काबिल हूँ। बहुत कुछ है कहने को दादाजी, लेकिन हिम्मत हार गया हूँ मैं। अस्पताल के लॉन में पड़े हुए बेंच पर ढह सा गया था मैं। दादाजी ने मुझे अपने साथ लगाते हुए कहा, एहसन मेरे बच्चे, सलवा के साथ जो भी हुआ है या जो कुछ भी हो गया है, इस सब का जिम्मेदार मैं तुमको नहीं समझता। बात जब अपनों पर आती है तो इंसान इसी तरह बर्ताव करता है। दादाजी, ये तो आपका बड़ापन है, लेकिन आप कुछ नहीं जानते कि क्या हुआ था मेरे घर पर और क्या नहीं। आज रात 8 बजे मेरी इंग्लैंड की फ़्लाइट है। मैं अपने सारे रिश्ते यहाँ ही छोड़कर दूर जा रहा हूँ। मेरा ज़मीर गवारा ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पर रुकूँ। हो सके तो आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सलवा का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं नफ़रतों का बीज बोकर जा रहा हूँ सलवा के लिए। एक आखिरी बार यहाँ से जाने से पहले सलवा को देख जाऊँगा। मैं उठकर अस्पताल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। दादाजी वहीं बेंच पर बैठे अपने अनमोल मोती पता नहीं क्यों मुझ बेकार शख्स पर बहा रहे थे। सलवा नीम बेहोशी में बेड पर लेटी हुई थी। अल्लाह का शुक्र था कि अब कोई बड़ा खतरा नहीं था। बस खून ज़्यादा बह जाने की वजह से और ज़ख्म गहरे होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे रखा था। मैंने सलवा के पास बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए उस पर अपनी पेशानी रख ली थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है सलवा। मुझे पता है तुम मुझसे नफ़रत नहीं कर सकती, लेकिन मैं नफ़रत के ही काबिल हूँ। पिछले 2 दिन मुझ पर बहुत भारी थे। बहुत अजियत में गुजारे हैं मैंने ये 2 दिन। माँ का रवैया, उनकी तुम पर कोयले की तरह बरसती हुई बातें, और मैं तो कुछ भी नहीं सलवा। मैं बहुत दूर जा रहा हूँ तुमसे। मैंने हमारे दरमियान की बढ़ती मोहब्बत की कलियों को अपने आंगन के अंदर रखकर खुद ही रौंद डाला है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सलवा की पेशानी पर बोसा देते हुए मैं वार्ड से बाहर आ चुका था। बाहर आकर दादाजी से गले मिलते हुए मैं अस्पताल को कहीं पीछे छोड़ आया था। मैं सलवा को छोड़ आया था। आज पूरे 10 दिन बाद मैंने अपने घर के लॉन में कदम रखा था। अस्पताल से आज ही डिस्चार्ज होकर घर आई थी मैं। दादाजी मेरी ढाल बनकर खड़े थे। उन्होंने मुझे सहारा दिया था। मेरे जिस्म पर जख्म अभी भी बहुत गहरे थे। भर तो जाएंगे, लेकिन दिल के जख्म। मुझे गाहे बगाहे एहसन के घर होने वाली बातें याद आती रहती थी। एहसन की अम्मी की बातें। मैं ये सब कुछ भूलना चाहती थी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी, ये सारी बातें। लेकिन मुझे मजबूत होना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में आ चुकी थी। साइड टेबल पर एहसन की दी हुई घड़ी रखी थी, जो उस दिन खुशकिस्मती से मैं पहन कर नहीं गई थी, वरना ये घड़ी भी एक्सीडेंट में कुचली जाती। वो तो छोड़ गया, लेकिन उसकी दी हुई चीज़ें और यादें भी बिखर गई। तो मैं कहाँ जाऊँगी? घर में सबके होते हुए भी मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी।
मेरा मोबाइल भी उस हादसे का शिकार हो चुका था। मैं अब नए मोबाइल के साथ नया नंबर भी ले लूँगी। मुझे हर उस बंदे से राब्ता ख़त्म कर देना था जो एहसन की तरफ जाता है। मैं सोचूं कि किसी वादी में तन्हा खड़ी थी और तन्हाई ही अब अच्छी थी मेरे लिए। इसी वादी में गुम मुझे नींद ने आ लिया था। दादाजी, मैं घर में अकेले रहकर बहुत बोर हो जाती हूँ। मुझे कुछ मशवरा ही दे दे कि मैं क्या करूँ अब, क्या करूँ अब। लफ्ज़ों को बोलते हुए बहुत तकलीफ़ होती हुई थी मुझे। जैसे एहसन के साथ साथ सारे काम भी ख़त्म हो गए होंगे। कुछ करने को जैसे बचा ही कुछ न था। मैंने बहुत वक्त फ़ारिग घर बैठे गुजार दिया था। तो बेटा, तुम आगे दाखिला ले लो। अच्छा है, घर में फ़ारिग बैठने की बजाय आगे मज़ीद पढ़ लो। दादाजी मुझे ऐसे हौसला दे रहे थे जैसे मैं इन 2 माह में सब कुछ भूल चुकी हूँ। भूलना क्या इतना आसान काम था। पूरी ज़िंदगी दांव पर लग जाती है किसी जान से बढ़कर चाहने वाले को भूलना। वैसे मैंने अपने आप को घर वालों के सामने काफ़ी हद तक खुश रखने की आदत सिखा दी थी, लेकिन अंदर से मैं टूट चुकी थी, किसी टूटे हुए कांच की तरह। कोई भी चीज़ जब टूट जाती है ना, तो उसका जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। दादाजी, आपका मशवरा मुझे पसंद आया। मैं खुद भी आगे एडमिशन लेने का ही सोच रही थी। मैं अभी रहीम अंकल से फ़ोन करके पूछती हूँ कि एमफिल की क्लासेस का आगाज़ कब से होने वाला है। दादाजी मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से उठकर चले गए। मैं नम आंखों से रहीम अंकल को फ़ोन मिलाने लग गई। सुबह खाने की टेबल पर मैंने सबके सामने अपने आगे एडमिशन लेने का इजहार किया तो अब्बू ये सुनकर बहुत खुश हुए थे। मेरे एक्सीडेंट के बाद घर में एकदम से सन्नाटा छा गया था। मैंने एहसन के बारे में और उनकी अम्मी की बातों के बारे में किसी को नहीं बताया था। एहसन के अचानक गायब होने की वजह यकीनन मेरे घर वालों ने भी उसे एक मजबूरी का नाम दिया था कि शायद वो मजबूर होकर जो उसने शादी कर ली। मेरे घर वाले भी सदा के भोले थे। सलवा, फिर कब से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हो, यह अब्बू का पूछा गया सवाल था। बाबा, मैंने रात को ही रहीम अंकल को फ़ोन करके पूछा है तो उन्होंने कहा है कि एमफिल के एडमिशन खुल गए हैं, लिहाजा मैं आज ही यूनिवर्सिटी जाकर फॉर्म वगैरह फुल कराती हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। तुम आज ही यूनिवर्सिटी चली जाओ। मैं रास्ते में छोड़ जाऊँगा तुम्हें या खुद चली जाओगी? छोड़ जाऊँ तुम्हें या खुद चली जाओगी? जी बाबा, मैं खुद चली जाऊँगी। बाबा, वो रहीम अंकल मुझे कह रहे थे कि साथ कॉलेज कैंपस में लेक्चरर की जॉब भी अगर मैं कर सकूँ तो वो मुझे जॉब की भी ऑफ़र कर रहे हैं। ये ऑफ़र वो इसलिए कर रहे हैं कि कॉलेज की ज़िम्मेदारी सारी उन पर है, तो वो चाहते हैं उन्हें संभालने वाले भी मेरे अपने ही हों। इसलिए वो मैं बाबा का जवाब सुनने के लिए कुछ देर खामोश हो गई थी। सलवा, मेरी बच्ची, तुम्हें क्या खबर कि इस बात के लिए मैंने रहीम से बात की थी कि तुम अपने गुजरे हुए माजी की तल्ख यादों से निकलकर आज में जियो। मैं नहीं चाहता तुम अपने माजी को याद करो। कॉलेज में जॉब की तुम्हें क्या ज़रूरत? जॉब करनी होती तो तुम अपना ऑफिस भी संभाल सकती हो, लेकिन कॉलेज में रहना, पढ़ना एक अलग चीज़ होगी। इससे तुम्हारा दिल लगा रहेगा। माजी के तपते सहराओं को भूलकर अफजल बच्ची को जवाब दो। वो कब से खामोश बैठी तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में है। मैं सोचों में गुम अपने हवासों में वापस लौटा। अब्बा जी, मुझे इसमें कोई परेशानी या मसला नहीं है। सलवा जॉब कर सकती है। मैं खुशी से चीख उठी थी क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि बाबा मुझे इजाज़त देंगे। दादाजी और अम्मी भी खुश नज़र आ रहे थे। अब्बू ऑफिस के लिए निकल गए थे। अम्मा भी चाय बना कर ले आई थी। मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी के चेहरे पर भी खुशी नज़र आई। अम्मा भी ने मुझे अपने साथ लगाते हुए प्यार किया। चाय पीने के फ़ौरन बाद मैं तैयार होने के लिए उठ खड़ी हुई। सलवा, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? अरे नहीं दादाजी, आप वहाँ थक जाओगे सारा दिन बैठ बैठ कर। नहीं बेटा, तुम अकेली जा रही हो इसलिए कहा मैंने। दादाजी, मेरे प्यारे हैंडसम मिस्टर चिप्स, मैं पहली दफ़ा नहीं जा रही अकेले। आप परेशान ना हो। मैंने दादाजी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ, परेशान ना हुआ करें। इससे पहले कि दादाजी की आंखें नम होती, मैं तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।